सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज आपके सामने सीक्वेंस लेक्चर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। सीक्वेंस लेक्चर 2 के कुछ जो टेक अवेज थे वो थे कॉशी सीक्वेंस। व्हाट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस? देन वी आल्सो केम टू नो दैट हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होता है और हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। ये सब हमने जाना। फिर हमने सब सीक्वेंस जाना और वो सब जाना कि भाई अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी हर सब सीक्वेंस एक पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्ज करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में जानी, तो उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एजेंडा फॉर लेक्चर 3, तो हम बिल्कुल उसी एजेंडा में आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ अ मोनोटॉनिक सीक्वेंस, व्हाट इज़ मोनोटॉन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटॉन सबसीक्वेंस थ्योरम, बोल्ज़ानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। And at the last, I would also give a briefing about mathematics as an option in IAS and mathematics as an option in IIT JAM, and what are the career avenues after mathematics, masters in mathematics from IIT। तो हम इस सब पर चर्चा करेंगे। और यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये जो वीडियो है ये IIT जैम के लिए है, IAS के लिए नहीं है, या फिर IAS के लिए IIT जैम के लिए नहीं है, या फिर IAS और IIT जैम के लिए ही है, इसमें बीटेक वालों को कुछ लेना देना नहीं है, या फिर कोई BSc वाला सोच ले ये तो इन तीनों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें। नहीं, माइंड यू, ये जो वीडियो है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। पहली चीज़ आपको भी ये क्या, आप तो बार बार लिख रहे हो फॉर IAS, IIT, IIT जैम एंड ऑल दैट, बिल्कुल ये किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये टॉपिक इज़ डिवोटेड, ये जो लेक्चर है इट इज़ डिवोटेड टू द टॉपिक सीक्वेंस। और जो हम सीक्वेंस पढ़ेंगे विल स्टडी इट फ्रॉम द स्क्रैच टू द वेरी टॉप, सब कुछ पढ़ेंगे। और जब हम सब कुछ पढ़ेंगे तो उसमें जब सीक्वेंस पूरा कवर हो जाएगा तो सीक्वेंस, क्योंकि IAS के सिलेबस में भी है, IIT जैम के सिलेबस में भी है, बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे पढ़ते हैं, BSc बैचलर्स में जो पढ़ रहे हैं वो भी इसे पढ़ते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है इसका रेलेवेंस इन सभी के लिए है। तो आप किसी भी तरीके से ये ना सोच लें अरे यार ये तो इस पर्टिकुलर के लिए, हमारे लिए नहीं है। ध्यान रखें ये वीडियो सीक्वेंस के लिए है, ये लेक्चर सीक्वेंस टॉपिक को डिवोटेड है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस का कहीं ना कहीं कोई एक पार्ट है। सो इट इज़ रेलेवेंट टू ऑल। तो कहीं ना कहीं IIT जैम वाले ये ना सोच लें यार ये तो हमारे लिए तो है नहीं, ये तो IAS की बात कर रहे हैं। कई बार IAS वाले सोच लें नहीं यार ये तो IIT जैम की बात कर रहे हैं। नहीं, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो टॉपिक है ये हर किसी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो दैट इज़ इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ अ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। वैसे तो आपको ये डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले से मालूम होगी। आज हम ब्लैक बैकग्राउंड में काम करेंगे, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक बैकग्राउंड, आई थिंक दैट मेक सेंस। तो let us see what is a monotonic sequence. A sequence, look, a sequence AN is said to be monotonic if it is either increasing, that is A1 is less than equal to A2 is less than equal to A3 and so on, either increasing or decreasing, that is again A1 is greater than equal to A2 is greater than equal to A3 and so on। तो कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक कब होगा? जब उसी टर्म्स, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने समान है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये तो छोटी सी बात है, सबको मालूम है यार। टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है लेस देन इक्वल टू वो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इक्वल टू भी हो सकता है, तब भी वो मोनोटोनिक कहलाएगी, क्योंकि हम यहाँ बात स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक की नहीं कर रहे, मोनोटोनिक की कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये 1 2 3 4
ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है? इट इज़ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। देन आई टॉक ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये कैसी है? इट इज़ decreasing. This is an example of a decreasing sequence. And if I talk of 2, 3, फिर 1, 1/2, फिर 1/3, 1/4, तो हम इसे क्या कहेंगे? अल्टीमेटली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग. So that is what we mean by a monotonic sequence, which is either increasing or decreasing. अब ये जो monotonic sequences हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज़ फार एज़ सीक्वेंस इज़ कंसर्न्ड. तो इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे हम कहते हैं मोनोटॉन कन्वर्जेंस थ्योरम, देखते हैं ये क्या है. व्हाट इज़ मोनोटॉन कन्वर्जेंस थ्योरम? नाउ व्हाट डज दिस थ्योरम से? लेट अस सी. तो अभी तक हमने देखिए मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है ये पढ़ लिया, कुछ एग्जाम्पल देख लिए, ये अल्टीमेटली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग था. अब monotone convergence theorem. Now what does monotone convergence theorem says? Let an be a bounded monotonic sequence, then it is convergent. Let A and be a bounded monotonic sequence, then it is convergent. If A is a bounded, better रहेगा. If A and be a bounded monotonic sequence, then it is convergent. यानी कोई भी बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस अगर होती है तो वो डेफिनेटली कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी. यानी एक नंबर एल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके अराउंड अल्टीमेटली सारी टर्म्स सेटल डाउन हो जाएंगी. तो लेट अस प्रूव इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. हम इसको आमतौर पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो सीधा लिखेंगे MCT, मोनोटॉन कन्वर्जेंस थ्योरम. ये मान लीजिए ये क्रक्स है बिल्कुल सीक्वेंस का. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोनोटॉन कन्वर्जेंस थ्योरम. लेट अस प्रूव इट. आपको याद होगा बाउंडेड का मतलब क्या था कि mod of an is always less than some positive real number m greater than 0. So that is what we mean by a bounded sequence. तो ये sequence monotonic भी है और bounded भी है. तो let an be bounded monotonic bounded increasing sequence लिख लेते हैं. यानी हम पहला जो हम ये प्रूव कर रहे हैं ये क्या मानते हुए कर रहे हैं? बाउंडेड है, ये बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस. implies A1 is less than A2 is less than A3 is less than equal to, and so on. And the second thing that it implies is mod of an is less than m for all n greater than, for all n being natural number, and some m greater than 0. So that is what we understand by bounded increasing sequence. तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग की बात और ये हो गई बाउंडेड की बात. अब क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है, कंसिडर the range set of sequence, say we have n belonging to natural number. So this is the range set of the sequence. आपको याद होगा रेंज सेट का मतलब क्या था? I hope you remember that. What do we mean by range set of a sequence? अब देखिए रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस हमें मालूम है. तो नाउ सिंस an mod of an
या फिर यूँ कह दूँ कि ए एन इज़ लेस दैन इक्वल टू एम इज़ लेस दैन एम फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर implies the set the subset A of real numbers is bounded above. सही बात है, ये सेट कैसा है, बाउंडेड अबव है. दिस implies by completeness property of R it has a supremum. क्या होगा इसका, एक सुप्रीमम होगा, एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा. तो मान लेते हैं लेट सुप ऑफ ए यानी सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू ए. तो यानी हमने इस सेट ए का जो सुप्रीमम है वो क्या एज्यूम कर लिया, ए सुप्रीमम है. अब लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम, आपको पता होगा सुप्रीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB. A minus epsilon is not an upper bound, is not an upper bound of A. So this implies there exists some k belonging to n such that ak is greater than a minus epsilon. क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है, अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो यानी इससे बड़ा कोई ना कोई इस सेट का एलिमेंट होगा. मान लेते हैं वो एलिमेंट क्या है, ए के है. सो ए के इज़ ग्रेटर दैन ए माइनस एप्सिलॉन. ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि ए के इज़ ग्रेटर दैन ए माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस दैन ए एन will be less than a will be further less than a plus epsilon. अब ज़रा फॉर ऑल, जहाँ n क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन k, ग्रेटर दैन k. ज़रा समझें गहराई से मैंने क्या लिखा है. देखें ए के क्या है, ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है. और ये जो सीक्वेंस थी वो कैसी थी, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग. मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग थी, इसका मतलब के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो ए के से क्या होंगी, बड़ी होंगी. तो ए के इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन के. ये बात तो आप समझ में गए होंगे, क्योंकि ए के बाद जो भी टर्म आएंगी उससे बड़ी टर्म आएंगी. तो ए के प्लस 1, ए के प्लस 2, ए के प्लस 3 वो सब की सब इससे बड़ी होंगी. तो ऑब्वियसली बात है वो ए माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ी होंगी. लेकिन जो भी टर्म्स आएंगी, क्योंकि उस सेट ए का जो सुप्रीमम है वो ए है, तो डेफिनेटली ए से कम होंगी और ए खुद ए प्लस एप्सिलॉन से कम होगा. यानी हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए एन लाइज बिटवीन ए प्लस एप्सिलॉन एंड ए माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन के. सो दिस इम्प्लाइज ए एन माइनस ए लाइज बिटवीन एप्सिलॉन एंड minus epsilon. Now this can be further written as, और ये भी कब होल्ड कर रहा है, दिस होल्ड्स फॉर ऑल n greater than equal to greater than k. So this implies a n converges to a. तो यहाँ पर अब हमें ये समझ में आ गया कि कोई अगर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो, और वो बाउंडेड है, तो वो कैसी होगी, वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी. दैट सीक्वेंस विल ऑलवेज बी कन्वर्जेंट. और वो किसको कन्वर्ज करेगी, अपने सुप्रीमम को, अपने रेंज सेट के सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी. इट विल कन्वर्ज टू द सुप्रीमम ऑफ इट्स रेंज सेट. अब सवाल उठता है कि सर अगर ये सीक्वेंस कैसी होती, डिक्रीजिंग होती तो क्या होता. तो अगर ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग होती, नाउ लेट sequence a n be bounded
and decreasing. This implies the sequence minus an is bounded and increasing. This implies minus an converges to supremum of minus an. N belongs to natural number, but supremum of minus an is nothing but minus infimum of an. N belongs to natural number. जो माइनस an का सुप्रीमम होगा वो an का इन्फीमम होगा और उसका नेगेटिव. So this implies in this case an will converge to infimum of an, n belonging to natural number. क्योंकि अगर माइनस एन कन्वर्ज करता है इस नेगेटिव नंबर को, तो हमने वो एक लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सीक्वेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए एन की लिमिट अगर ए है तो के टाइम्स ए एन की लिमिट के ए होगी. तो ये माइनस ए एन की लिमिट ये है, तो माइनस वन इंटू माइनस ए एन की लिमिट क्या होगी, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, इन्फीमम. यानी कुल मिलाकर हर बाउंडेड सीक्वेंस जो कि मोनोटॉनिक है वो कन्वर्जेंट होती है. और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम कहना चाहेंगे, therefore every bounded monotonic sequence is convergent and an increasing sequence converges to its supremum. तो बाउंडेड एंड इंक्रीज, बाउंडेड शब्द इंपॉर्टेंट है. एंड एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम. तो ध्यान रखिए, जब मैंने कहा इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब बाउंडेड है वो पहले से. सिमिलरली डिक्रीजिंग सीक्वेंस converges to its infimum. So I hope MCT is clear. Monotone convergence theorem. तो ये थ्योरम अच्छे से दिमाग में बिठा लें. इफ़ एन इज़ अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस देन इट इज़ कन्वर्जेंट. और इंक्रीजिंग होगी तो किसको कन्वर्ज करेगी, अपने सुप्रीमम को. और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो किसको कन्वर्ज करेगी, अपने इन्फीमम को. तो ठीक, अब अगली बात पर आते हैं, मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम. लेट अस सी दिस. व्हाट इज़ मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम. तो मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम क्या है. एवरी सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोन सबसीक्वेंस. एवरी रियल सीक्वेंस has a monotone subsequence. यानी हर रियल सीक्वेंस की एक मोनोटोन सबसीक्वेंस होती ही है. यानी आप कोई भी सीक्वेंस लिख लो, कैसी भी, किसी भी ऑर्डर में, जो एक रूल को फॉलो करती हो या ना करती हो, कैसी भी सीक्वेंस लिख लो, इनफाइनाइट सीक्वेंस लिख लो, तो उस रियल सीक्वेंस की कम से कम एक मोनोटोन सबसीक्वेंस होगी ही होगी. यानी उसकी एक ऐसी सबसीक्वेंस होगी जो या तो इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी. ठीक है, तो लेट अस प्रूव इट. Let an be any real sequence. ये कोई रियल सीक्वेंस है. तो यहाँ हम एक वी डिफाइन अ टर्म पीक. हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं पीक. पीक मतलब चोटी. We define a term peak
as a term of sequence, say am या an is said to be a peak if it is greater than or equal to all terms which follow it. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, मान लो यार मैं कह रहा हूँ A7 एक पीक है, तो A7 एक पीक कब होगा? जब A7 के बाद जो A8, A9, A10, A11, A12 हैं वो सब के सब से A7 ज़्यादा हो या इक्वल हो, या यूँ कहूँ कि A7 के बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हो उनमें से कोई भी टर्म A7 से बड़ी ना हो, वो A7 से या तो छोटी हो या फिर A7 के बराबर हो, तब हम A7 को पीक कहेंगे। समझ में आया पीक का मतलब क्या है? अच्छे समझ लो पीक का मतलब क्या है। पीक का मतलब है इस पर्टिकुलर टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी टर्म्स या तो इससे छोटी होंगी या इसके बराबर होंगी, कोई भी टर्म इससे बड़ी नहीं होगी। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो हमें इन्फाइनाइटली मेनी पीक्स मिल जाएं, या फिर हमें क्या मिल जाए, एक भी पीक ना मिले, या फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स मिले यूँ कहें। सो नाउ वी मे गेट not two possibilities arise. What are those possibilities? Possibility 1, we get an infinite number of peaks. Number of peaks, हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ़ पीक्स मिल जाएं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर हम एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लें तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस का हर टर्म एक पीक होगा। क्यों? A1 उसके बाद वाली सारी टर्म से बड़ा होगा, या यूँ कहूँ कि A1 के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी कोई भी A1 से बड़ी नहीं होगी, तो A1 एक पीक हो गया। उसके बाद A2 भी एक पीक हो गया। बाद की बात देखो, थोड़े से दिमाग लगाओ। फिर A3 भी एक पीक हो गया, A4 भी एक पीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की हर टर्म एक पीक टर्म होती है। तो इस तरह से तो उसमें कितनी पीक्स मिल गए, इन्फिनिटली मैनी। तो ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो एक सिर्फ एग्जांपल दिया मैंने आपको कि हाँ देखो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हर टर्म एक पीक टर्म है। तो ज़रूरी नहीं है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी तभी इन्फिनिट नंबर ऑफ़ पीक्स होंगे, कैसी भी सीक्वेंस में इन्फिनिट नंबर ऑफ़ पीक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इन्फिनिट नंबर ऑफ पीक्स, वी enlist all peaks in increasing order of their subscripts. Say we have AM1, then we have AM2, AM3 एंड सो ऑन। यानी M1 जो पहला ये पीक है ये AM1 है, फिर ये AM2 है, फिर ये AM3 है। अब क्योंकि AM1 के बाद जो भी टर्म आएंगी वो AM1 से छोटी होंगी। सो अगर मैं इसको AM1 से छोटी होंगी तो AM2, फिर AM2 will be greater than equal to AM3 and so on. Clearly I can say one thing, AMK, K belongs to natural number, is an increasing, is a decreasing, sorry, is a decreasing subsequence of
ए एन। तो देख रहे हो हमें क्या मिल गई, एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल गई। और हमने क्या कहा था, देखो यार हर सीक्वेंस का एक मोनोटॉनिक सब सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर हमने इस सीक्वेंस ए एन का एक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रोड्यूस कर दिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ देर आर finitely many peaks, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, पॉसिबली ज़ीरो भी हो सकता है, पॉसिबली ज़ीरो पिक्स, एक भी पीक ना हो। अब वो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अबे हो सकता है, तुम मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कोई भी टर्म पीक टर्म होगा ही नहीं। क्यों, A1 जो है वो A2 से छोटा या बराबर है, तो A1 पीक हो नहीं सकता। अब A2 जो है वो A3 से छोटा या बराबर है, तो A2 भी पीक नहीं हो सकता, A3 भी नहीं हो सकता। तो उसका कोई भी टर्म पीक नहीं हो सकता। तो उस केस में कितने पीक्स आ गए, ज़ीरो पीक्स आ गए। सो इफ़ देर आर फाइनाइटली मेनी पीक्स, पॉसिबली ज़ीरो पीक्स ऑल्सो, देन से AM1, AM2 and AMR are only possible peaks. Are only possible peaks with, और ये कैसे लिखें, with increasing order of subscripts। यानी सबसे पहला पीक क्या था, AM1, फिर अगला पीक AM2, और लास्ट वाला पीक क्या है, AMR। बिकॉज फाइनाइट है तो कभी ना कभी तो एंड होंगी ना। तो एक अंतिम जो पीक है वो है AMR। नाउ क्लियरली एक चीज़ तो क्लियर है, हमारे एक टीचर थे वो बोलते थे बेटा जब कुछ भी क्लियर ना हो तो सबसे पहले लिखो क्लियरली। मैंने उस मंशा से नहीं लिखा, लेकिन उम्मीद है आपको सब क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो क्लियरली AMR +1 is not a peak, implies there exists some AS1 which is greater than or equal to AMR +1. Now AS1 is also not a peak, implies there exists some AS2 such that, एक चीज़ ध्यान रखना, there is not a peak, there exists some AS1, जहाँ S1 किससे बड़ा होगा, MR +1 से बड़ा होगा, AS2 such that AS2 is greater than or equal to AS1। और यहाँ ध्यान रखें S2 is greater than what, S1। Again AS2 is not a peak, क्योंकि लास्ट पीक तो AMR था ना, तो ये सब कोई भी पीक नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी S1 किससे बड़ा है, AMR +1 से बड़ा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। There is some AS1 greater than or equal to MR +1 where S1 is greater than MR +1. Again S2 is not a peak. This implies there exists AS3 such that AS3 is greater than or equal to AS2 and S3 is greater than S2. Continuing in this manner, अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे we get a sequence
AS1 is less than equal to AS2 to AS3 and so on. Therefore, we have a monotonic increasing subsequence ASK, k belonging to natural number of AN. तो अब हमने प्रूव कर दिया कि देखो भाई दो ही केस, दुनिया में दो ही पॉसिबिलिटी थी, ये तो पीक्स फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट होंगे तो हमने एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रोड्यूस कर दी, और अगर फाइनाइट होंगे तो हमने एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रोड्यूस कर दी। यानी कुल मिलाकर अगर कोई भी सीक्वेंस एन है तो उसका एक मोनोटोन सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो आई होप दिस थ्योरम इज़ क्लियर, मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। तो अभी तक हमने दो थ्योरम पढ़ी, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। और नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बोल्ज़ानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, जिसे हम BWT भी कहेंगे। बहुत आसान है, एक लाइन का प्रूफ है इसका। अब वैसे एक लाइन का नहीं है, लेकिन अब एक लाइन का प्रूफ है। सो लेट अस प्रूव इट। सो दिस थ्योरम सेज लेट AN be a bounded sequence of real numbers then it has at least one convergent subsequence. यानी अगर आप कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लें रियल नंबर्स, कन्वर्जेंट हो या ना हो, नो मैटर, कैसी भी ले लें, कोई सी भी ले लें, लेकिन वो बाउंडेड है, तो बशर्तो ये बोल्ज़ानो-वाइस्ट्रास थ्योरम BWT ये कहती है कि उसका कम से कम एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा ही, कम से कम एक तो होगा ही। तो इट इज़ नाउ वेरी वेरी इजी टू प्रूव। इसे अब हम शॉर्ट में BWT कहेंगे। अब मैं ये बोल्ज़ानो-वाइस्ट्रास थ्योरम का सीक्वेंस कहना चाहिए, सीक्वेंस से रिलेटेड फॉर्म पढ़ रहे हैं। वैसे तो बोल्ज़ानो-वाइस्ट्रास थ्योरम आप पाएंगे टोपोलॉजी में भी आएगा, जब हम रियल नंबर्स की टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो वो अलग है, वो टोपोलॉजी में है। हम उस बेसिकली क्या है, इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ BWT रिलेटेड टू सीक्वेंसेस। वहाँ पर बस ये बात हम सेट पर कर देते हैं, इनफाइनाइट सेट पर जो बाउंडेड है उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट है, लेकिन पहले हमें लिमिट पॉइंट वगैरह वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सीक्वेंशियल वर्जन ऑफ बोल्ज़ानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, सीक्वेंशियल वर्जन ऑफ बोल्ज़ानो-वाइस्ट्रास थ्योरम BWT। सो व्हाट डज दिस से, अ बाउंडेड सीक्वेंस, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये लो दो लाइन का प्रूफ है यार। तो व्हाट इज़ दैट, सिंस AN is a sequence of real numbers, this implies it has at least one monotonic, it has a monotone subsequence. इसका एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगा ही होगा, अभी प्रूफ किया मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम से AN के। एंड सिंस AN is bounded, this implies sequence ANK is a bounded
is a bounded what? Is a bounded monotonic subsequence. This implies by MCT. What does MCT say? Any sequence. Subsequence क्या है? एक sequence ही तो होती है. Subsequence is also a sequence. So this implies by MCT ANK is convergent. So not at all difficult. तो ये कन्वर्जेंट प्रूव हो गई. तो आई होप ये क्लियर हो गया. BWT, every bounded sequence of real numbers has at least one convergent subsequence. तो BWT पढ़ा अब हमने. अब पढ़ते हैं स्क्वीज थ्योरम. नाउ लेट अस सी. ये स्क्वीज थ्योरम ऑन लिमिट में भी पढ़ी होगी. व्हाट इज स्क्वीज थ्योरम? व्हाट डज इट से? तो लेट AN comma BN comma CN with three sequences of real numbers such that Bn is greater than equal to An is less than equal to Cn for all n belonging to natural number. And then if An limit An is equal to L is equal to limit Cn, then it implies limit Bn is also L. सो अगर Bn एक तरीके से स्क्वीज्ड है, सैंडविच्ड है बिटवीन An एंड Cn, तो ये Bn और An और Cn के बीच में सैंडविच्ड है और An और Cn दोनों उठकर कहाँ जा रहे हैं? L की तरफ. तो Bn भी कहाँ जाएगा? L ही जाएगा अल्टीमेटली. ये भी कन्वर्जेंट होगा और इसकी लिमिट L होगी. लेट अस सी द प्रूफ. सिंस An converges to L implies given epsilon greater than 0 and Bn also and Cn also converges to L, there exist given epsilon greater than 0, इन दोनों की बात कर रहा हूँ एक साथ, there exist natural numbers m such that mod of An minus L is less than epsilon and mod of Cn minus L is also less than epsilon for all n greater than equal to m. अभी समझ गए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m कैसे? यार पहले इसके लिए आया हुआ एक m1, इसके लिए आया हुआ एक m2, फिर m को क्या चुन लेंगे? मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2. तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m मैंने सीधा लिख दिया. खोपड़ी में आया क्या बोला? देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर. एक वो यहाँ लिखते हैं m1 के लिए ऐसा होगा, m2 के लिए ऐसा होगा, फिर m1 m2 का मैक्सिमम चुनते हैं m. तो वो मैंने यहाँ डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया. और अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो इस चीज़ को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ. दिस इम्प्लाइज Cn माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर दैन माइनस एप्सिलॉन. और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ. An माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन माइनस एप्सिलॉन. अब बात करते हैं ना, जो मेरे पास है Bn वो क्या है? Cn और An के बीच में है. अब हम इन दोनों में से L माइनस कर देते हैं, तीनों में से, सब्ट्रैक्टिंग L थ्रू आउट. तो हमारी चाल तो तुम्हें समझ में आई गई होगी. अब जैसे ये लिखा तो यहाँ देखो
ये किससे बड़ा है, माइनस एप्सिलॉन से। ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। सो दिस इम्प्लाइज बी एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन and greater than minus epsilon for all n greater than equal to m. This implies mod of bn minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m. This further implies that bn converges to l. Now this is an important theorem, squeeze theorem. यानी अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है बी एन जो ए एन और सी एन के बीच में स्क्वीज्ड है और ए एन और सी एन दोनों एक ही लिमिट को कन्वर्ज करती हैं, तो बी एन भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। अब कई बार हमें डाइवर्जेंस, हमें पता है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम उसमें क्या प्रूव करने में लगेंगे कि भाई ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्ज नहीं करती। तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके अलग अलग क्राइटेरिया क्या हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देख। तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में देखते हैं, मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा है, बस मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, देखते हैं क्या है ना। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया सेज इफ अ सीक्वेंस ए एन इज़ डाइवर्जेंट, सीक्वेंस ए एन इज़ डाइवर्जेंट इफ़ इट हैज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर उसमें इन सब में से कोई एक प्रॉपर्टीज़, दोनों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कोई दो सबसीक्वेंसेस हों जो डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज करती हों। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी हर सबसीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है। तो अगर हम ऐसी दो सबसीक्वेंसेस ढूंढ लें, दो सबसीक्वेंसेस जिनकी लिमिट्स क्या हों, सेम ना हो, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती, यानी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। या फिर हम ये प्रूव कर दें कि सीक्वेंस कैसी है, अनबाउंडेड है, क्योंकि हमें पता है कि हर जो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड होनी चाहिए। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो मैं क्या प्रूव कर दूं कि वो बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड नहीं है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर डाइवर्जेंट प्रूव करने के दो तरीके हमारे सामने हो गए कि भैया दो सब सीक्वेंसेस प्रोड्यूस करो जिनकी लिमिट सेम ना हो, या फिर ये प्रूव कर दो कि ए एन की जो सबसीक्वेंस है वो ए एन जो है वो एक कन्वर्जेंट, एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। अगर वो अनबाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये प्रूव करने का कि ए एन किसी नंबर ए को कन्वर्ज नहीं करता। तो हम यहाँ कह रहे हैं द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ए एन डज़ नॉट कन्वर्ज टू ए एन डज़ नॉट कन्वर्ज, ए एन किसको कन्वर्ज नहीं करता, ए को कन्वर्ज नहीं करता। देन ए इम्प्लाइज बी, there exists some epsilon naught greater than 0 such that for every natural number k there is some nk greater than equal to k such that ank minus a is greater than equal to epsilon। अभी खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, जाने दो 2 मिनट के लिए, नीचे जब प्रूव करेंगे तो समझ में आएगा। there exists a subsequence of ank and epsilon naught greater than 0 such that ank is greater than equal to epsilon naught for all k belonging natural number। चलो पहले मैं for all k belonging to natural number, तो let us prove it। तो ध्यान रखो हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ये ऊपर कुछ समझ में नहीं आया ए बी सी में से, तो मैं प्रूव कर रहा हूँ, आ जाएगा समझ में, चिंता नहीं करो। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ए एन ए को कन्वर्ज नहीं करता, तो हम ए इम्प्लाइज बी देखते हैं क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो ए इम्प्लाइज बी में क्या, सिंस मान लेते हैं ए एन ए को कन्वर्ज नहीं करता, इसका मतलब जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट ए एन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं ए एन ए को कन्वर्ज करता है। तो अगर ए एन ए को कन्वर्ज नहीं करता है तो ये जो हमने लिखा है ये होल्ड नहीं करना चाहिए, दैट इज़ इट शुड नॉट होल्ड। यानी कि हमें इसका बस क्या लिखना है, नेगेशन लिखना है। नेगेशन क्या होगा, फॉर एवरी, यहाँ लिखा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब हर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर का मतलब कोई ना कोई एक एप्सिलॉन नॉट ऐसा मिल जाना चाहिए जिसके लिए यह ट्रू नहीं होना चाहिए। यानी देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर दैन 0 फॉर विच वी हैव, जिसके लिए क्या होगा, हमारे लिए एक नेचुरल नंबर k होगा सच दैट
एन के ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए ये होना चाहिए फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए एन माइनस ए एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। हम चाहते हैं इसका नेगेशन लिखना, यानी देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सो दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर के देयर एग्जिस्ट एन के ग्रेटर देन इक्वल टू के सो दैट एन के माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ा थोड़ा खोपड़ी के ऊपर से गया होगा। मान लेते हैं ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, अगर ए एन ए को कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है वो होल्ड नहीं करनी चाहिए। अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है कि आपको कोई भी एप्सिलॉन ज़ीरो से बड़ा दिया जाए तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर एम ऐसा मिल जाना चाहिए ताकि ए एन माइनस ए एप्सिलॉन से कम हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये चीज़ होल्ड नहीं करनी चाहिए। होल्ड नहीं करनी चाहिए इसका मतलब कोई ना कोई एप्सिलॉन तो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये सब चीज़ काम ना करे, यानी एक एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये चीज़ होल्ड नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ होल्ड नहीं करनी चाहिए मतलब देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर m नहीं होना चाहिए जिसके लिए ऐसा चीज़ हो जाए। तो यानी वी हैव फॉर एवरी नेचुरल नंबर k देयर एग्जिस्ट एन के ग्रेटर देन इक्वल टू के सो दैट एन के माइनस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी हर नेचुरल नंबर अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओगे k तो उसके लिए आपको एक एन के, एक यहाँ एन के मिल जाएगा जो एन के से बड़ा या इक्वल है, और एन के माइनस ए वो किससे बड़ा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया इसका नेगेशन। यानी कोई सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कब नहीं करेगी, जब आप उसके लिए एक ऐसा एप्सिलॉन नॉट ढूंढ लें कि उस एप्सिलॉन नॉट के लिए आप कोई भी नेचुरल नंबर के चुनें तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर एन के मिल जाए जिसके लिए ए एन के माइनस ए हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा हो। अब मान लो ऐसा मिल जाता है, एक ऐसा एन के मिल जाता है हर के लिए, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं बी इम्प्लाई सी। बी इम्प्लाई सी का मतलब क्या था, हमें एक सबसीक्वेंस मिल जाएगा पूरा किसका, ए एन का, जिसके लिए ए एन के माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो मान लेते हैं फॉर के ग्रेटर देन, अब क्या करें क्योंकि ये ऊपर होल्ड करता है तो के को 1 रख दो, तो देयर एग्जिस्ट एन वन ग्रेटर देन 1 सच दैट ए एन वन माइनस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। भाई ये कह रहा है ना फॉर एवरी नेचुरल नंबर के को कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो 1 के लिए मिला एन वन ग्रेटर देन 1 सच दैट ए एन वन इज माइनस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब k को रख दो n1, जब k को n1 रखोगे तो एक n2 मिल जाएगा सच दैट n2 इज़ ग्रेटर देन n1 एंड an2। तो अब अपने k को कितना रख दिया, n1 रख दिया, kn1 रख दिया, देयर एग्जिस्ट n2 सच दैट an2 इज़ दिस। तो अब हमने फिर k को क्या रख दिया, n3 फॉर k इक्वल टू n2। अब k को n2 रख दो, तो जब k को आप n2 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक n3 मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या करो, पुट k इक्वल टू n2, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट n3 ग्रेटर दैन n2 सच दैट mod of an3 minus a is greater than equal to epsilon naught. Continuing in this manner, we get a subsequence ank, k belonging to natural number so that ank minus a is greater than equal to epsilon. अब अगला आता है b implies c implies a. Let us see that also. और हमने यहाँ प्रूव नहीं किया, c implies a। मान लो हमें implies therefore we have a subsequence mod of ank minus a is greater than equal to epsilon for all k belonging to, we have a subsequence such that क्लियरली ए एन से कन्वर्ज नहीं कर सकता,
cannot converge to A. Because अगर an converge करेगा, if an converges, then any of its subsequence also converges. But ANK converges to A. So ANK does not converge. To A. Converges to A. यहाँ पर ये लिख देते हैं हम कि if AN converges to A, तो AN अगर A को कन्वर्ज करता है then any of its sequence also converges to A. तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस उठाओगे वो भी A को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और वो अगर A को कन्वर्ज करेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर यार ये थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा। तो सब सीक्वेंस ऑल्सो converges to A, but ANK does not converge to A, so this is a contradiction. So this implies AN does not converge. अब ये तो हो गया जो हमने प्रूव किया। खोपड़ी में कुछ नहीं आया होगा, लास्ट वाला तो समझ में नहीं आया होगा, ABC। तो यार कुल मिलाकर अब ये समझो हिंदी में क्या मतलब है। देखो यार, AN अगर A को कन्वर्ज नहीं करता तो कोई भी तुम कम से कम तुम्हें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा कि उस एप्सिलॉन के लिए तुम कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, कोई सा भी, उसके आगे कोई एक नेचुरल नंबर NK मिल जाएगा, ताकि ANK और A के बीच की दूरी एप्सिलॉन से ज़्यादा हो जाएगी। इतनी सी बात है। यानी अगर AN A को कन्वर्ज नहीं करता तो हमें एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए तुम कोई सा भी नेचुरल नंबर उठा लो, उस नेचुरल नंबर से बड़ा कोई बड़ा या इक्वल कोई एक नंबर ज़रूर ऐसा मिल जाएगा कि ANK से NK सच दैट ANK माइनस A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। फिर दूसरी बात ये हो गई फर्स्ट से सेकंड। अब सेकंड से थर्ड उस बात को और आगे कैरी करती है। ये कहती है अगर AN A को कन्वर्ज नहीं करता तो हमें AN का एक सब सीक्वेंस ऐसा मिल जाएगा ANK, ताकि आप इस सब सीक्वेंस का कोई भी टर्म उठा लो, उसका डिस्टेंस जब आप A से निकालोगे तो वो किसी ना वो एप्सिलॉन से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अगर कोई सीक्वेंस A को कन्वर्ज नहीं करता तो उस सीक्वेंस के लिए हमें दो चीज़ मिलेंगी, एक एप्सिलॉन मिलेगा और एक सब सीक्वेंस मिलेगी, और वो सब सीक्वेंस ऐसी होगी कि उसके हर टर्म का डिस्टेंस A से एप्सिलॉन से ज़्यादा होगा। So that is what C part says. There exists a subsequence ANK and epsilon greater than 0 such that ANK minus A is greater than equal to epsilon. ठीक है, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इस रिज़ल्ट के ऊपर बेस्ड हम एक और इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट पढ़ते हैं। So what is that result? Let, फिर एक और इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट, let AN be a bounded sequence such that every convergent subsequence of AN converges to A, then AN also converges to A। तो AN क्या एक बाउंडेड सीक्वेंस है और उसकी हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस A को कन्वर्ज करती है।
तो ए एन भी ए को कन्वर्ज करेगा। ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं बोला मैंने कि ए एन की हर सीक्वेंस अगर ए सब सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है तो ए भी कन्वर्ज करेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है ए एन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करता है, तो ए एन भी ए को कन्वर्ज करेगा। सो नाउ लेट अस प्रूव इट। Let if possible an does not converge to a implies there exists a epsilon 0 greater than 0 and a subsequence। और क्या मिलेगा, एक सबसीक्वेंस ए एन के such that mod of a n k minus a is greater than equal to epsilon for every k, for all k belonging to natural number। Now since a n is bounded, this implies a n k is also bounded। Therefore by monotone subsequence theorem एंड MCT दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे, या इसमें तो BWT लगा देते ना, Bolzano-Weierstrass theorem। Therefore by BWT it has ANK has a convergent subsequence I call this as ANR, but ये subsequence है ANR किसकी, ANK की, but it is also but it is then also a subsequence of AN। और हमें प्रॉपर्टी क्या दे रखी थी कि ए एन की हर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है, तो दिस इम्प्लाइज ए एन आर कन्वर्जेस टू ए। लेकिन ए एन आर की जो टर्म्स हैं वो अल्टीमेटली टर्म्स आती कहाँ से हैं, वो टर्म्स ए एन के से ही आती हैं। और ए एन के की टर्म्स की स्पेशलिटी क्या है कि ए एन के की टर्म्स का डिस्टेंस ए से एप्सिलॉन से ज़्यादा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ए एन आर की टर्म्स का भी जो डिस्टेंस होगा, बट mod of a n r minus a is greater than equal to epsilon for all r belonging to natural number। so this implies, यहाँ a n dash r लिख देते हैं, यहाँ पर बेटर रहेगा, a n dash r, a n dash r for all r belonging to natural number। this implies a n r does not converge to a, ये contradiction आ गया। therefore a n should converge to a। इस वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके लास्ट वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ना, क्योंकि भारी है भाई थोड़ी सी, तो ठीक है। तो दैट इज़ इट। अब बात करते हैं हम, तो ये दो जो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब। एक या 2 बार रिवाइंड करके दोबारा से बिल्कुल अच्छे से देखें इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शन आईएएस में अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो जहाँ तक बात मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल इन आईएएस की बात है,
तो ये जो ऑप्शनल है ये डेफिनेटली इसका जो सिलेबस है इसमें लगभग 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर मतलब 13 अलग अलग कोर्सेज़ हैं, बेसिकली बुक्स हैं, तो 13 हैं लगभग। और नो डाउट ये ऑप्शनल बाकी ऑप्शनल से काफ़ी लेंदी है, ये बात तो ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इट इज़ अ वेरी लेंदी ऑप्शनल। बाकी सब ऑप्शनल जो आप लेंगे वो इससे कम ही होंगे। पब ऐड ले लें, ठीक है, सोशियोलॉजी ले लें, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, फ़िलासफ़ी ले लें, साइकोलॉजी ले लें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप पाएंगे कि उन सब के कोर्सेज एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स वो कोर्स कम है, लेकिन मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैथमेटिक्स में आप जानते हैं 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में 250 में से 250 लाना संभव है, लेकिन आर्ट्स वाले को 250 की तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा सोशियोलॉजी के पेपर में किसी के 250 में से 250 आ गए, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैथ्स में 250 में से 250 आ सकते हैं। फिर कई लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है फिर आईएएस में। नॉर्मलाइजेशन मतलब भाई लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन मतलब समझते हो ना, कि लोग क्या कहते हैं, भाई तुम्हारा मैथ्स तो स्कोरिंग है, हमारी सोशियोलॉजी तो स्कोरिंग नहीं है, हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें तो तुम्हारे मार्क्स हमेशा हमसे ज़्यादा ही आएंगे। तो क्या कर लेते, तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई तुम्हारे अगर 240 आए हैं तो वो सोशियोलॉजी के 200 के बराबर हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो तुम्हारे 200-250 मार्क्स आते हैं और वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 180-170 तक भी हो जाता है, तो आप किसी आर्ट्स वाले से पूछ के देखो कि 170-180 कभी आए हैं क्या, आते हैं क्या आसानी से? नहीं आते। तो कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेकिन इसका पे ऑफ ROI, जैसे मैं कहता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROIT, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप इसमें 250 में से 250 स्कोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन लेंदी बहुत है। और इसमें सबसे बड़ी कमी क्या होगी, आपको बार बार लगेगा अरे यार ये पढ़ा था ये भूल गए, अरे यार ये पढ़ा था ये भूल गए, फिर रिवाइज़ करोगे। कांस्टेंट रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जहां आपने 5 दिन में जो पढ़ा फिर आगे बढ़े, फिर 10 दिन के बाद फिर वो वापस जो 5 दिन पहले वाला पढ़े थे भूल गए, फिर दोबारा रिवाइज़ किया। तो इसमें हर पल ये लगता रहेगा यार ये भूल गए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, और आईएएस के एग्ज़ाम्स में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे ट्रेडिशनल होते हैं। मैक्सिमम, मैं सबके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम ट्रेडिशनल होते हैं। ट्रेडिशनल इन द सेंस देखे हुए लगेंगे आपको वहाँ पर कि यार ऐसा तो देखा हुआ है, और कई बार तो देखे हुए ही प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो मैथ्स इन दैट वे इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑल्सो सिंस इट इज़ लेंदी, बट इट इज़ स्कोरिंग ऑन द अदर साइड। तो प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, तो जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो ये है कि इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड देयर इज़ अ स्कोप टू स्कोर 250 और 250 ऑल्सो। लेकिन 250 नहीं तो 230 240 तक हम एम आराम से कर सकते हैं। और इसका जो नेगेटिव है वो ये है कि इट इज़ अ लेंदी ऑप्शनल, इट इज़ अ वेरी लेंदी ऑप्शनल, और इट नीड्स अ कांस्टेंट रिवीजन। तो आप इसमें बस एक काम ये कर सकते हैं कि भाई आप जनरल स्टडीज़ साथ में पढ़ते हैं तो जनरल स्टडीज़ का थोड़ा टाइम आप मैथ्स में डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में अगर आप मान लीजिए 10 घंटे लगाकर 5 मार्क्स लेकर आओगे, तो मैथमेटिक्स में 10 घंटे लगाकर आप उन 5 की बजाय 15 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। और कुछ टॉपिक्स उसमें बहुत ही आसान है, जैसे अब हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, रियल एनालिसिस भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अब जब हम थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ यार एक एक चीज़ अप्लाई हो रही है, समझ में आ रही है। तो दैट इज़ इट। तो इस ऑप्शनल को लेके इतना नहीं घबराएं, ठीक है। सो I will keep on talking about it and keep on motivating you in the next lectures also. So keep in touch. So at last, I would say, as I always say, please like, share and subscribe my channel, Methalya, and help it spread across the crowd so that it reaches a maximum number of people. और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, I will definitely love to answer it. So thank you.